सुप्रभात बच्चों, डीपीएस के ऑनलाइन कक्षा में मैं अमीषा पांडे आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने रुचियों का ज्ञान भान पाठ पढ़ा था। इस पाठ को पढ़ने के पश्चात वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हमने कर लिया था। आज हम इस पाठ से जुड़ा अधिकतम शब्द में उत्तर दो का अभ्यास करेंगे। ये मैं पढ़ाने जा रही हूँ समझाकर। ये आपको पीडीएफ में भी भेज दिया जाएगा प्रश्नोत्तर, जिससे कि आपको पढ़ने में कोई असुविधा ना हो। पहला प्रश्न देखते हैं। किसी विद्यार्थी को अपनी वास्तविक रुचि का ज्ञान कब होता है? किसी विद्यार्थी को अर्थात किसी स्टूडेंट को, विद्यार्थी या शिक्षार्थी या स्टूडेंट, ठीक है, तो विद्यार्थी को अपनी वास्तविक रुचि, असली रुचि का ज्ञान कब होता है? ठीक है, तो असली रुचि का ज्ञान कब होता है? जब हम थोड़े बड़े होते हैं, समझदार होते हैं। एक शब्द में तो हम सीधे कह देंगे। आइए उत्तर देखते हैं। जैसे जैसे विद्यार्थी बड़ा होता जाता है, उसकी समझ बढ़ती है कि वास्तव में उसकी रुचि क्या है। जब वह बड़ा होता है तब उसे समझ में आता है कि उसकी वास्तविक रुचि, असली रुचि क्या है। उससे पहले तक तो वह यही मानकर चलता था कि ऊंचे अंक दिलाने वाले विषयों में ही उसकी रुचि है। तो जो अंक ऊंचे दिलाते हैं, अच्छे अंक पाते हैं, उसमें उसकी रुचि है, बच्चों को पता चलता है। कब? जब वो छोटे रहते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं उनकी रुचि, उन्हें समझ में आती है उनकी रुचि किसमें है। जैसे लालकृष्ण आडवाणी जी को की पहली रुचि किसमें थी? क्रिकेट खेलने में थी, कमेंट्री सुनने में थी। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तब उन्हें भी अपनी वास्तविक रुचि का ज्ञान होता है कि उनकी वास्तविक रुचि किसमें है? पुस्तकों में है, पढ़ाई में है, उपन्यास पढ़ने में है। तो पहले प्रश्न के उपरांत अब हम दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ और उसका विद्यार्थियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, वो आप इतिहास में भी पढ़े हैं। दूसरा क्या है? उसका विद्यार्थियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो विद्यार्थी का जीवन उस समय कैसे कटता था, कैसे व्यतीत होता था, वो आपको लिखना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में शुरू हुआ। शहरों में स्थिति अशांत होने के कारण कॉलेज मुश्किल से ही सुचारू रूप से चल पाते थे। तो उस समय क्या था, माहौल ज्यादा गर्म हो गया था, इसलिए कॉलेज क्या था, बंद कर दिया गया था। खासकर शहरों की स्थिति ज्यादा अशांत थी, जिसके कारण कॉलेज को बंद कर दिया गया था। अधिकांश विद्यार्थी इधर उधर घूमते रहते थे। तो ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते थे? इधर उधर घूमकर अपना समय व्यतीत करते थे। कुछ विद्यार्थी कॉलेज की लाइब्रेरी में पुस्तकें पढ़ते हुए अपना समय व्यतीत करते रहते थे। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थी कैसे समय व्यतीत करते थे? कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़कर। कॉलेज बंद था लेकिन लाइब्रेरी खुली थी, तो लाइब्रेरी में कुछ पुस्तकें लेते थे, बच्चे पढ़ते थे, अपना समय व्यतीत करते थे। तो जिनकी जैसी रुचि थी, जिनको पढ़ने में अच्छा लगता था वो पढ़ते थे, जिनको पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं लगती थी वो इधर उधर घूमकर समय व्यतीत करते थे, बर्बाद करते थे। लेकिन ज्यादातर समझदार विद्यार्थी उस समय क्या करते थे? पढ़ते हुए अपना समय व्यतीत करते। तीसरे प्रश्न की ओर दृष्टि डालते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, उपन्यास फ्रॉम द अर्थ टू द मून में किस घटना का वर्णन है? तो लालकृष्ण आडवाणी जी ने अनेक उपन्यास पढ़े थे, उसमें से आपको फ्रॉम द अर्थ टू द मून के बारे में पूछा जा रहा है। तो नाम से ही स्पष्ट है, फ्रॉम द अर्थ, अर्थ से मून तक की कहानी इसमें होगी। नाम से ही हम समझ जाएंगे इसमें किस घटना का वर्णन है। तो उपन्यास फ्रॉम द अर्थ टू द मून में तीन अंतरिक्ष यात्री, ध्यान रखना है कि फ्लोरिडा से अंतरिक्ष के लिए रवाना किए जाने। तो फ्लोरिडा से अंतरिक्ष के लिए रवाना किए जाने की, फ्लोरिडा जगह से अंतरिक्ष तक जाने की और उनके समुद्र पर उतर पृथ्वी पर लौट आने की काल्पनिक घटना का वर्णन है। तो किस घटना का वर्णन है? उनके समुद्र पर उतर पृथ्वी पर लौटने की। ठीक है, तो समुद्र पर उतरकर पृथ्वी पर वापस आ जाने की घटना का वर्णन है।
तो किसमें, फ्लोरिडा से पहले जाते हैं, पहले फ्लोरिडा से कहाँ जाते हैं, अंतरिक्ष जाते हैं, फिर अंतरिक्ष से लौटकर पृथ्वी पर आते हैं। इस घटना का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ अब हम 5वें प्रश्न की ओर देखते हैं। चौथा प्रश्न अनिवार्य नहीं है, आप अपने घर पर अपने सुविधानुसार खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। पाठ पढ़कर आप समझ ही गए होंगे कैसे प्रश्न करना है। ठीक है, सारा हम ही कराते रहें ये उचित नहीं है, आप खुद भी कुछ अभ्यास करें। 5वां प्रश्न मैं करवा रही हूँ, लेखक स्कूल तक की दूरी कैसे, तो लेखक स्कूल कैसे जाता है और कितने समय में तय करता था। तो लेखक स्कूल तक की दूरी कैसे और कितने समय में तय करता था, मतलब उसे जाने में कितना समय लगता था जाने में, स्कूल तक पहुंचने में। तो लेखक साइकिल से, कैसे का उत्तर हो गया, लेखक साइकिल से स्कूल जाता था। तो लेखक कैसे जाता था, साइकिल से स्कूल जाता था। अगर छोटे प्रश्न में भी पूछा जाए तब भी आप यहाँ तक लिख सकते हैं। आगे कितने समय में, तो लगभग 2 मील की दूरी 15 से 20 मिनट में तय करता था। तो 2 मील की दूरी कितने समय में, 15 से 20 मिनट उसे लगते थे तय करने में। किसे, लालकृष्ण आडवाणी जी को। कभी कभी वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए भी घर से सेंट पैट्रिक स्कूल तक जाया करता था। ठीक है, तो कभी कभी क्या, आगे भी हम प्रश्न, ये हमारा अधिकतम शब्दों में का प्रश्न है, इसलिए थोड़ा हमें बड़ा विस्तृत करके लिखना होगा, बड़ा करके लिखना होगा। इसलिए आगे क्या है, कभी कभी वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए भी घर से सेंट पैट्रिक्स स्कूल तक जाया करता था। अपने स्कूल से, घर से स्कूल तक वर्षा का आनंद लेते हुए वो जाया करते थे। हालांकि उसे यह पता होता था कि आज स्कूल बंद है। लेखक को पता होता था स्कूल बंद है, फिर भी वो वर्षा का आनंद उठाने के लिए जाया करते थे। वैसे भी उन्हें कितना समय लगता था, 15 से 20 मिनट, और वो रोज कैसे जाते थे, अपने साइकिल से जाते थे। यहाँ तक अधिकतम शब्दों को करने के बाद अब हम बताइए वाला प्रश्न करने जा रहे हैं। ये आपको लिखने की या याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये मौखिक रूप से आप पढ़ लेंगे, काफी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है, आमतौर पर ऊंचे अंक दिलाने वाले विषय कौन से माने जाते हैं। ऊंचे अंक का अर्थ मार्क्स या नंबर, दिलाने वाले विषय का अर्थ सब्जेक्ट, कौन सा विषय माने जाते हैं। तो कौन से विषय ऊंचे अंक, अच्छा अंक प्राप्त करने वाले विषय माने जाते हैं, गणित और विज्ञान। ठीक है, गणित और विज्ञान में ही लोग अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। जैसे बाकी लिटरेचर हो गया, ये सब हो गया, बाकी में आप क्या होता है, ज्यादा अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उसमें अंक कट जाते हैं, कभी स्पेलिंग के, कभी किसी चीज के अंक कट जाते हैं। पहले समय में और ज्यादा कट जाया करते थे, अभी फिर भी नियम बदला है जिसके कारण अंक मिल जाते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले बहुत ज्यादा अंक कटते थे। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, आप पूरा लिखेंगे, मैं जगह कम होने की वजह से मैं कम में ही लिख रही हूँ। तो विज्ञान, गणित और विज्ञान, आप उत्तर क्या लिखेंगे, आमतौर पर ऊंचे अंक दिलाने वाले विषय विज्ञान और गणित माने जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न, आज कॉलेज के समय लेखक की रुचि किसमें थी। तो किसमें ज्यादा थी कॉलेज के समय, तो कॉलेज के समय उनकी रुचि अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने में थी। उनकी अर्थात किसकी, लालकृष्ण आडवाणी जी की रुचि अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने में थी। यहाँ ध्यान देना है, कॉलेज के समय, तो कॉलेज के समय पुस्तकों को पढ़ने में थी, लेकिन स्कूल के समय किसमें थी, कमेंट्री सुनने में या फिर क्रिकेट के बारे में उनकी रुचि ज्यादा थी उसमें। तीसरा प्रश्न देखते हैं, कॉलेज सुचारू रूप से क्यों नहीं चल पा रहा था। तो किस कारण से कॉलेज सुचारू रूप से, सही रूप से, नियमित रूप से क्यों नहीं चल पा रहे थे। तो इसका उत्तर क्या है, तो कॉलेज सुचारू रूप से इसलिए नहीं चल पा रहे थे क्योंकि क्या हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हो जाने के कारण कॉलेज सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे थे। अगला चौथा प्रश्न, लेखक किस रेडियो उद्घोषक का प्रशंसक था। लेखक अर्थात लालकृष्ण आडवाणी जी तो रेडियो पर सुनते थे, तो रेडियो पर क्या सुनते थे, उद्घोषक। उद्घोषक का क्या है, कमेंटेटर। ठीक है, का प्रशंसक था। तो किस कमेंटेटर का प्रशंसक था, फैन था, किसको वो पसंद करते थे, तो किसको, तलियार खान का। पंक्ति है, तलियार खान की आवाज उन्हें जादुई लगती थी, तो इसी पंक्ति का से उत्तर मिल गया, तलियार खान
तो लेखक तलियार खान का प्रशंसक था। समझ में आया? अगला 5वां प्रश्न, पंचकोणीय मैच क्या है? तो पंचकोणीय मैच क्या है? इसमें आपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी किया है, पंचकोणीय अर्थात 5 कोण। ठीक है, तो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, यूरोपियन। ठीक है, इन सारे तीनों कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम, पारसी, यूरोपियन एवं शेष 11 टीमों के बीच, इन शेष 11 मतलब सारे मिलाकर 5, तो सारे टीमों के बीच पंचकोणीय मैच जो खेले जाते थे, जो क्रिकेट से जुड़ी प्रतियोगिता होती थी, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो क्रिकेट से जुड़ी प्रतियोगिता में जिसमें ये सारे टीम भाग लेते थे, उसे क्या कहा जाता था? पंचकोणीय मैच कहा जाता था। यहाँ तक समझ में आया? हमारा यह पाठ रुचियों का ज्ञान भान पूरा हो गया है। इस पाठ से जुड़ा प्रश्न उत्तर, शब्दार्थ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सब कुछ हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, आगे आपके PA1 का सिलेबस है कि चित्र वर्णन, आपको चित्र वर्णन करना है। चित्र वर्णन के बारे में हम पहले जानते हैं, चित्र वर्णन होता क्या है। तो चित्र वर्णन अपने नाम से ही स्पष्ट है, चित्र का वर्णन, कि चित्र को देखकर हमें वर्णन करना है। तो हम चित्र को देखकर जब वर्णन करें तो किन किन सावधानियों को ध्यान रखें, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो चित्र वर्णन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, कि चित्र वर्णन करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो पहला, चित्र को ध्यान पूर्वक देखना। तो चित्र वर्णन करते समय पहले हमें चित्र को ध्यान पूर्वक देख लेना चाहिए। चित्र में क्या क्या चीज मौजूद है उनको समझ लेना चाहिए, चित्र का भाव क्या है उसे समझ लेना चाहिए। ठीक है, इन सब बातों को हमें पूरे ध्यान से देखना होगा। चित्र में क्या है, चित्र में कोई दुखद घटना है या क्या है, चित्र से हमें क्या सीख मिल रही है, अंत में सीख भी लिखने की कोशिश करें कि इस चित्र से हमें क्या सीख मिल रही है। दूसरी बात, चित्र वर्णन क्या होना चाहिए? हमेशा वर्तमान काल में होना चाहिए। इस चित्र में यह हो रहा है, हो रहा था करने की जरूरत नहीं है, वर्तमान काल में ही करने की चेष्टा करें। तो ध्यान पूर्वक देखकर कि चित्र में क्या क्या चीज मौजूद है, क्या क्या है, एक बारीकियों को ध्यान से देख लें। अगर ऐसा ना हो, मान लीजिए आप चित्र वर्णन शुरू कर दिए, आधे चीज आपने पहले देख लिया, उसके बारे में पहले लिख लिया, और आधे चीज को आप भूल गए, बाद में देखे, तो बाद में फिर आप नहीं लिख पाएंगे, फिर आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, पूरा उत्तर काट कर फिर से लिखना होगा, तो स्पष्ट नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। पहले चित्र को ध्यान से देख लें, थोड़ा समय लें, उसके बाद लिखना शुरू करें। दूसरा है विचारों को क्रमबद्ध तरीके से लिखना। तो चित्र में जो विचार हैं, जो भाव हैं, उसे क्रमबद्ध करके लिखना है हमें। एक के बाद एक, दूसरा, फिर तीसरा, इस क्रम में होना चाहिए। ये नहीं पहले हमने किसी घटना का वर्णन कर दिया फिर हम कहीं और चले गए, ऐसा नहीं। जो चित्र में है, क्या हम अपने दिमाग में, अपने मन में एक क्रमबद्ध तरीका अपना लेंगे कि चित्र में क्या करना है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं, पहले ही आप नहीं लिख देंगे फूल खिले हैं। मान लीजिए एक आप प्राकृतिक दृश्य देख रहे हैं, तो पहले आपको क्या लिखना है कि यहाँ प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया गया है चित्र में, पहले ये लिखेंगे। फिर लिखेंगे यहाँ फूल हैं, पौधे हैं, पेड़ हैं, सारे क्या क्रमबद्ध हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम पहले लिख देंगे फूल खिल गए हैं, फिर नहीं लिखेंगे यह प्राकृतिक दृश्य है। क्रम सही रखना है हमें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, वाक्य एक दूसरे से संबंधित हो। तो हर वाक्य एक दूसरे से क्या हो? जुड़ा हुआ हो, संबंधित हो। जो वाक्य है, मान लीजिए हम राम के बारे में एक चित्र है, एक बच्चा स्कूल में है, राम नाम का बच्चा है, वह स्कूल जा रहा है, स्कूल का चित्र है। तो स्कूल के चित्र को देखकर हमें पहले वही लिखना है, राम स्कूल जा रहा है, या राम स्कूल पहुंच गया है, राम अपने दोस्तों से मिल रहा है, राम की अध्यापिका है, या राम बगीचे में खेल रहा है, राम झूला झूल रहा है, राम को स्कूल जाना पसंद है। इन सब बातों का हमें सारे वाक्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राम स्कूल जा रहा है, स्कूल में खेल रहा है, अचानक हम ये नहीं लिख देंगे राम को टीवी देखना पसंद है। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल में है राम, तो स्कूल के चित्र देख रहे हैं, तो चित्र का वर्णन क्या हुआ? यह स्कूल का दृश्य है, इसमें एक बालक आया है, बालक का नाम हो ना हो, एक बालक दिख रहा है, इस तरीके से चित्र वर्णन होना चाहिए। अंतिम, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। भाषा कैसे? सहज, सरल होनी चाहिए। ठीक है, और स्पष्ट, आधा वाक्य फिर दूसरा वाक्य, इस तरीके से नहीं, भाषा स्पष्ट होनी चाहिए।
एक बार पढ़ते ही हम समझ जाएं। ऐसा ना कि हमें माथा पच्ची करने की जरूरत पड़े। एक बार पढ़ें, शिक्षक को भी समझ में आ जाए या बच्चे भी समझ जाए, कोई भी समझ जाए। तो इसलिए स्पष्ट और प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए, एक प्रवाह, एक लय होनी चाहिए। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको चित्र वर्णन करना है। तो आज मैं अभी आपको एक चित्र वर्णन के बारे में बता रही हूँ, कैसे लिखना है ये भी मैं समझा दे रही हूँ, और इसी से जुड़ा फिर आपको एक वर्कशीट दिया जाएगा जिसमें आपको चित्र वर्णन करना है, करके दिखाना है। ठीक है, तो आइए इससे जुड़ा हुआ एक हम चित्र वर्णन। यह एक वर्षा ऋतु का दृश्य है। बच्चे वर्षा ऋतु का आनंद उठा रहे हैं। कुछ लोग छतरी लिए हुए जा रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी से एवं अधिकतर लोग पैदल ही वर्षा का आनंद उठाते हुए जा रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके कंधों पर बैग या बस्ता है। एक बच्ची अपनी छाता से बिल्ली को भीगने से बचा रही है। एक बालक अपनी पुस्तक के द्वारा स्वयं को वर्षा से बचाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पेड़ पौधे, घर, सड़क, मनुष्य, पशु आदि वर्षा के जल से स्वच्छ हो गए हैं। सभी बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। आशा करती हूँ कि चित्र वर्णन आप समझ गए हैं। चित्र वर्णन का जो भी मतलब दिक्कतें थी आपके लिए वो खत्म हो गई हैं। तो चित्र वर्णन से ही जुड़ा हुआ मैं एक वर्कशीट दे रही हूँ जो आपको खाली स्थान के रूप में भरकर करना है, जिससे आपको आसानी होगी। और तो ठीक है, चित्र वर्णन भी हो गया और रुचियों का ज्ञान भान, ये पाठ भी हमारा पूरा हो गया। ठीक है, तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।